So, hello everyone. Very good evening to all of you. Till last lecture, we have completed the most of portion of osmosis. We have taken few examples of osmosis, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं. What can be the varieties of question in osmosis? वो सारा DC के थ्रू कवर किया जा चुका है. तो इतना सब करने के बाद अब एक प्रोसेस सीखेंगे यहाँ पर, दैट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस विच इज़ नेम्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस. अब देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वापस से वही एक कंटेनर लिया है. वी हैव टेकन अ कंटेनर एंड वी हैव डिवाइडेड इट इन टू सेक्शंस थ्रू अ मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमने कंटेनर को दो भागों में डिवाइड कर दिया. उसके लेफ्ट हैंड साइड पर, कंटेनर के लेफ्ट हैंड साइड में सोल्यूशन लिया है हमने, जिसको ए नाम दिया गया है, और राइट हैंड साइड में एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया गया है जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट है, और उसको बी नाम दे दिया गया है. ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से बी नाम दे दिया गया. अब एक्चुअली हम यहाँ पर सोल्यूशन साइड में प्रेशर एक्सर्ट करें, या तो आप इसको सोल्यूशन साइड बोल दीजिए, या आप ऐसे बोल दीजिए कि भाई ए साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और बी साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है. अब यहाँ से तीन कंडीशन हो सकती है. ठीक है, आपने पाई के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पाई इज़ अ ऑस्मोटिक प्रेशर. तो अब आप देखिए, पहली कंडीशन तो ये है कि जो आप प्रेशर यहाँ पर सोल्यूशन साइड जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो अगर पाई से कम है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, तो फिर यू नो कि ऑस्मोसिस नहीं रुकेगा. क्योंकि प्रेशर, अगर इतना प्रेशर लगाया जाए कि ऑस्मोसिस रुक जाए, तो उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रेशर को पाई से कम लगाएंगे तो डेफिनेटली ऑस्मोसिस विल नॉट स्टॉप. इसका मतलब क्या है, इफ़ पी इज़ लेस देन पाई, फॉर एग्जाम्पल पी इज़ लेस देन पाई, ओके, सो सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम बी टू ए. अभी भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बी से ए जाते रहेंगे बिकॉज ऑस्मोसिस होता रहेगा. ठीक है, मतलब ऑस्मोसिस विल कंटिन्यू, इट मीन्स ऑस्मोसिस विल कंटिन्यू फ्रॉम बी टू ए. ये बात पक्की है. लेकिन मान लो अगर हमने प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर लगा दिया, सो इन दिस केस ऑस्मोसिस विल स्टॉप. ठीक है, उस केस में ऑस्मोसिस रुक जाएगा, है ना. ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर अगर आपने प्रेशर एक्सर्ट कर दिया तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा. अब मान लो अगर आपने प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा एक्सर्ट कर दिया, सोल्यूशन साइड पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर दिया आपने, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा एक्सर्ट कर दिया, तो अब इस केस में क्या होना चाहिए कि भाई ए साइड का जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा बी साइड से. ठीक है, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे तो उस केस में ए और बी साइड का जो प्रेशर था वो बराबर हो जा रहा था, इस वजह से ऑस्मोसिस रुक जाया करता था. अब आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर दिया तो ए वाली साइड का जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा. ठीक है, किसके कंपैरिजन, बी वाली साइड, मतलब बी वाला साइड जो भी प्रेशर लगा रहा होगा उससे ज़्यादा हो जाएगा ये वाला साइड. तो अब इस केस में क्या होगा कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो ए से बी मूव करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है भाई, ऑस्मोसिस विल चेंज इट्स डायरेक्शन, ऑस्मोसिस अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा. ठीक है, कहाँ से कहाँ, ए से बी तक. इट मीन्स, इसका ये मतलब है कि रिवर्स ऑस्मोसिस विल स्टार्ट. ओके, इसका ये मतलब है कि रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा. जब भी ऑस्मोसिस अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, उसकी जो नेचुरल डायरेक्शन है ऑस्मोसिस की वो क्या होती है, वो होती है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट. और अगर ये डायरेक्शन चेंज हो जाए, मतलब सॉल्वेंट का मूवमेंट स्टार्ट हो जाए
कहाँ से, हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड से लो कॉन्सेंट्रेशन साइड में। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो आई होप ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है ये चीज़ आपको बढ़िया से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, सो लेट्स again repeat this statement. So what is reverse osmosis? It is the reverse process. Okay, listen, it is a reverse process of what osmosis does. जो osmosis करता है उसका उल्टा इसमें होता है. In reverse osmosis, solvent moves from high concentration side to lower concentration side. ठीक है, तो उसका उल्टा करेंगे हम यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस में। ठीक है, तो अब आप इसको लिख लो रिवर्स ऑस्मोसिस को। ठीक है, जो जो चीज़ें हैं इसमें, फिर उसके बाद बात में करते हैं। नाउ राइट व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। लिख के हो देन कंफर्म मी। ठीक है, इसको लिख लो अच्छे से तीनों कंडीशंस को। Let me know if it is completed. रिपीट ये है कि जो सोल्यूशन साइड में हम प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे, तो वो तीन तरीके से प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं, या तो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम, या ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर, या ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा। यहाँ पर जो सॉल्यूशन साइड में हम प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, तो वो तीन तरीके से प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं। एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम, एक ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर कर देंगे तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा, उससे कम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे ऑस्मोसिस नहीं रुकेगा, चलता रहेगा। लेकिन अगर हमने उससे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर दिया तो ऑस्मोसिस अपनी डायरेक्शन बदल लेगा। जो नेचुरली डायरेक्शन थी वो थी
लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे थे ऑस्मोसिस में। लेकिन अगर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा वो, तो फिर वहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड से लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड में सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस ने अपना डायरेक्शन ही रिवर्स कर लिया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप समझ में आ गया। आई थिंक यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। सो वी आर मूविंग फर्दर। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इन रिवर्स ऑस्मोसिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विल इंक्रीज। अब देखो ध्यान से, सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड में मूवमेंट हो रही है ना, मतलब सॉल्यूशन साइड में जो सॉल्वेंट है वो कहाँ जा रहा है, सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है। तो सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज। क्योंकि क्यों इंक्रीज करेगी भाई, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट अगर कम करते रहें तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा ना, बात समझे, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ने लगेगा। तो फिर हम कहेंगे कि भाई रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, और स्लोली सॉल्वेंट फ्रॉम सोल्यूशन विल बी सेपरेटेड। धीरे 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 क्या होगा, जो भी सॉल्वेंट होगा सोल्यूशन का वो, ठीक है, निकलने लगेगा वहाँ से खाली खाली। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ लास्ट टाइम क्या बचेगा, सिर्फ वहाँ पर सिर्फ सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स बचेंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया ये वाला, वेरी गुड। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में ये भी लिख लेना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विल इंक्रीज, ठीक है, और स्लोली सॉल्वेंट फ्रॉम सोल्यूशन विल बी सेपरेटेड। तो सॉल्वेंट धीरे धीरे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, एक और पॉइंट देख लेते हैं। दिस रिवर्स ऑस्मोसिस ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज आर ओ। ठीक है, जो आप आर ओ वाटर पीते हो, दिस इज द सेम थिंग। तो इसी रिवर्स ऑस्मोसिस को पॉपुलरली हम आर ओ भी बोलते हैं। इट इज़ यूज टू प्यूरिफाई वाटर एज वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़। वाटर को प्यूरिफाई करने के काम में आता है। जैसे मान लो वाटर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर मिक्स हो चुकी हैं। ठीक है, अब देखो वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़ कैन सेड एज अ सोल्यूशन, मतलब पानी तो, पानी को, प्योर वाटर को सॉल्वेंट बोल दो, मतलब प्योर वाटर तो हमारा सॉल्वेंट है। अब इसके अंदर कुछ सॉलिड इम्प्योरिटीज़ भी हैं। ठीक है, प्योर वाटर के अंदर कुछ सॉलिड इम्प्योरिटीज़ भी हैं जो इसके अंदर डिसॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, अब हमें इन्हें हटाना है तो हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस करा देंगे। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कराने से क्या होगा, जो प्योर वाटर होगा वो तो भाग जाएगा यहाँ से, और आफ्टर सम टाइम यहाँ पे खाली खाली क्या बचेगा, ये खाली खाली सॉल्यूट बचेगा जिसे हम इम्प्योरिटी बोल रहे हैं। तो वही वापस से रिपीट कर रहा हूँ, दिस रिवर्स ऑस्मोसिस नोन एज ऑरो is used to purify water as water containing impurity, as water containing impurity, ठीक है, कैन बी सेड एज अ सोल्यूशन। ऐसा वाटर जिसके अंदर इम्प्योरिटी उसको हम सोल्यूशन बोल रहे हैं। ऑन रिवर्स ऑस्मोसिस, अगर उसका रिवर्स ऑस्मोसिस कर दिया जाए तो वाटर विल बी सेपरेटेड, वाटर सेपरेट हो जाएगा सोल्यूशन से। ठीक है, इसका मतलब है वाटर प्लस इम्प्योरिटीज से वाटर सेपरेट हो जाएगा। तो वाटर सेपरेट हो गया तो बस इम्प्योरिटी बचा। इसी तरीके से वाटर को क्या कर सकते हैं, प्यूरीफाई कर सकते हैं, प्यूरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया। तो दो पॉइंट फिर से लिखने दो, लिख लो। ठीक है, भाई आपको दो पॉइंट फिर से लिखने हैं, और वो एक तो पॉइंट ए रहा, ठीक है, एक ये पॉइंट ए रहा। तो ये दो पॉइंट शायद आपने नहीं लिखे होंगे, तो इन दो पॉइंट को वापस से आप लिख लो। और हो जाए तो बता देना।
जो चीज़ चल रही है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें, जो चीज़ चल ही नहीं रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं। और कॉन्सेंट्रेशन, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही है। ये तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, पाई इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। तो वहाँ पे तो बताया था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन की। तो ये बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो इन्हीं डाउट्स को आप वापस से पूछ रहे हो। और इस समय रिवर्स ऑस्मोसिस चल रहा है तो उस पर फोकस करना चाहिए, रदर देन कि तुम ये चीज़ सोचो कि कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली। फिर तो तुम्हें ये भी नहीं समझ में आएगा अभी थोड़ी देर बाद। ये हो जाए तो बता दो। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है, कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, उससे वाटर प्योरीफाई किया। अब अगर मान लो हमने ओवर रिवर्स ऑस्मोसिस कर दिया, मतलब खूब ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर दिया सॉल्यूशन साइड में, ठीक है, मान लो वाटर के केस में हमने ओवर रिवर्स ऑस्मोसिस कर दिया तो वो भी हार्मफुल है, ठीक है। ओवर रिवर्स ऑस्मोसिस फॉर वाटर इज ऑल्सो हार्मफुल। वाई? बिकॉज मैनी मिनरल्स, जो सॉलिड फॉर्म में मिनरल्स थे पानी के अंदर, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वो मिनरल्स भी पड़े रह जाएंगे, पानी उनसे भी अलग हो जाएगा, पानी मिनरल को छोड़ के चला जाएगा। और फिर अगर हम ये वाला वाटर पीते हैं तो फिर ये अनसेफ टू ड्रिंक होगा ना, क्योंकि इस पानी के अंदर तो मिनरल्स ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं बहुत ज़्यादा अगर आरओ बढ़ा दिया जाए, बहुत ज़्यादा रिवर्स ऑस्मोसिस पानी का कर दिया जाए तो वो हार्मफुल है, क्योंकि पानी तो सॉलिड मिनरल्स को भी छोड़ के भाग आएगा रिवर्स ऑस्मोसिस में। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट सोल्यूशन को छोड़ के भाग आ रहा है, सोल्यूट को छोड़ के भाग आ रहा है, तो इट इज़ हार्मफुल, है ना। समझ गए? तो आई होप ये वाला पॉइंट समझ गए होगे, तो इसको भी लिख लेना, ऐसे जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए पॉइंट है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो राइट दिस पॉइंट एज वेल दैट over reverse osmosis for water is also harmful because many minerals required for body that are present in water will also be separated from water, वो भी पानी से अलग हो जाएंगे। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट लिखने के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर मुझे आंसर करें, ठीक है। ऐसा करके फिर मुझे आंसर करें।
सो आंसर इज 12.2 एटीएम। हो सकता है आंसर 12.2। बाकी सबका क्यों नहीं आ रहा? ये सबका आना चाहिए आंसर। ये तो दिक्कत है उस क्वेश्चन तो बताओ। अब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ कोई खास इसमें दिक्कत आएगी जिससे तुम आंसर ना इसका निकाल सको। कोई और? मतलब दिक्कत क्या आ रही है इसमें? मतलब ऐसा हो क्यों नहीं रहा ये क्वेश्चन सॉल्व, वो पहले बताओ। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उस वजह से ये क्वेश्चन तुम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे? प्रॉब्लम भी नहीं है तुमसे, क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो रहा। ठीक है भाई, तो एक दो बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट किया है ना टाइम बाद। कुछ बच्चे 12.2 एटीएम बोल रहे हैं और 12.2 एटीएम एक सही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें करना क्या है भाई? रिवर्स ऑस्मोसिस भले ही हो रहा हो, तुमको पाई निकालना है। ठीक है, यहाँ पर कोई एग्जैक्ट प्रेशर तो बता नहीं सकते। कुछ कितना भी प्रेशर, थोड़ा बहुत भी पाई से अगर ज़्यादा तुम प्रेशर लगा दोगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा और यहाँ पर जो वाटर होगा वो डीसेलिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, बस पाई निकालना। पाई नहीं निकल रहा तुमसे, पाई की वैल्यू निकालो आईसीआरटी लगा के। तो पाई की वैल्यू तुमको निकालनी है आईसीआरटी लगा के। यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। के एन ओ थ्री के प्लस और एन ओ थ्री माइनस में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो पाई इज इक्वल्स टू आईसीआरटी लगाना, आई की वैल्यू 2 रख दो। यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन निकालो। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी? 2.5 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम है। तो 2.5 ग्राम के एन ओ थ्री और के एन ओ थ्री का मोलर वेट निकाल लो। ये आ जाएगा यहाँ से, कैलकुलेट करके दिखाया हुआ मैंने यहाँ पर। ठीक है, सो दैट इज़ 101। तो यहाँ से जब तुम ये आई सी आर टी लगाओगे, इस तरीके से कैलकुलेट वैलकुलेट कर लेना यार, है ना। तो आंसर आ जाएगा 12.19 एटीएम। अब इससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगा दो तो रिवर्स ऑस्मोसिस कैरी करा लोगे कि नहीं? बात समझे? तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा तो वाटर डीसेलिनेट हो जाएगा। डीसेलिनेट का मतलब क्या है? KNO3 पड़ा रहेगा और उसके अंदर से पानी दूसरे साइड चला जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कर लेना। ऐसे क्वेश्चन घूम घूम के आते रहते हैं। ठीक है, चलो भाई, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये चीज़ याद रख लेनी है, नोट रट लेना। हम यहाँ पर मेथड के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। मेथड काम का नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी। ठीक है, पूछा भी नहीं जाता कहीं पर, मतलब बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आ सकता क्योंकि एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड नहीं है ये। तो अब देखो, यहाँ पर कभी कभी नीट और जेई मेंस के एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को किस मेथड से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत पॉपुलर मेथड है, तो इसका नाम याद रखना, बार्कले हार्टले मेथड। ठीक है, पाई, हाँ तो भाई पाई निकालना है अपने को। आई होप ये समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला, कि थोड़ा सा भी पाई से ज़्यादा प्रेशर लगाओगे ना तो रिवर्स ऑस्मोसिस कैरी करा दोगे और रिवर्स ऑस्मोसिस में डिसैलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके अलावा कोई डाउट हो तो बताना। अब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है तुमको, ये पॉइंट रट लेना है, मतलब याद रखना है। नीट पीट में भी पूछा गया, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को किस मेथड से डिटरमाइन करते हैं। तो यू हैव टू मेमोराइज द मेथड, नेम द मेथड, दैट इज़ बार्कले हार्टले मेथड। ठीक है, आसान सा मेथड होता है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो बार्कले हार्टले मेथड कहीं से भी देख सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है, ये सब्जेक्टिव है। मुझे नहीं लगता इसके बारे में कुछ डीप जानने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो बार्कले हार्टले मेथड का बस नाम ही याद रखो। चलो बहुत बढ़िया है ना, यहाँ तक समझ में आ गई। ये पॉइंट नोट कर लो, ये वाला पॉइंट नोट करो। और इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो बताना, मुझे कंफर्म करो ये पॉइंट नोट कर लिया है और तुम्हें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वेपर प्रेशर।
वेपर प्रेशर पढ़ेंगे अब। सो ठीक है, पहले ये वाला पॉइंट नोट कर लो और ये बता दो कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। 12.4, 12.4, हाँ पाई 12.4 हो सकता है तुमने अप्रोक्सीमेटेड आंसर निकाला हो। ठीक है, यहाँ से भी एक्चुअली में ये 1/12 नहीं रखा है मैंने, जो मैंने ये कैलकुलेशन की है ना, तो ये जो मैंने कैलकुलेशन किया यहाँ पर 0.0821 रखा था शायद मैंने। ठीक है, मैंने यहाँ पर 0.0821 रखा है, तो तुम अपने हिसाब अपने साइड से निकालना। चलो चलो, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज़ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हम एक टॉपिक अब कवर करने वाले हैं, दैट इज़ वेपर प्रेशर, एंड दिस प्रेशर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर समझो कि जैसे वेपर प्रेशर इस चैप्टर में जब पढ़ा दिया जाता है ना, तो ऐसा लोगों को लगने लगता है, ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा है नहीं कि ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेपर प्रेशर इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिवर्स ऑस्मोसिस में प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पता है यहाँ पर ना हमें 12.2 ही बताना पड़ेगा। 12.2 तो कम है, नहीं 12.2 कम नहीं है, पता है ये 1/12 जो है ना, 1/12 इसकी वैल्यू 0.0821 रखना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, यहाँ पे 1/12 की जगह 0.0821 रखना, जो आर की एग्जैक्ट वैल्यू है वो रखना, और इसको सही से कैलकुलेट करना, तो तुम देखना 12.19 समथिंग आएगा। इट इज़ फॉर श्योर, तुम करके देख लेना, मैंने ये चीज़ इसीलिए करके देखी थी। मुझे भी यही डाउट लग रही थी कि जब मैंने रफली यहाँ से आंसर कैलकुलेट किया था तो मेरा 12.45 और समथिंग ऐसे आ रहा था। तो एक्चुअली में वो फिर ऑब्वियसली डाउट क्रिएट ही होगा, क्योंकि जो पाई है वो तो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर रिक्वायर्ड है वो कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम इसकी वैल्यू सही से कैलकुलेट करोगे तो ये 12.19 के करीब आएगा। ठीक है, जाके अच्छे से कैलकुलेट करना तो इतना ही आएगा, और फिर 12.19 से थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रेशर लगा लोगे तो फिर रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, इसलिए ये आंसर सही दिया है। ठीक है, और जिन्होंने खाली ऐसा सोचा कि मुझे पाई कैलकुलेट करना, पाई कैलकुलेट करके आंसर आ गया, तो उनका कॉन्सेप्ट यहाँ से मजबूत नहीं हुआ। उनको ये सोचना चाहिए था कि पाई से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाना चाहिए था। ठीक है, 21 एटीएम भी हो सकता है आंसर, लेकिन 21 एटीएम को ज़्यादा ही प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन में बस पाई कैलकुलेट कर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मान लो एग्जाम में कभी, तो पाई कैलकुलेट कर लेना बस।